जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो हमारा चल रहा है उसमें आज हम लोग पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ एग्ज़ाम्स में, हमने वहाँ से इन क्वेश्चंस को लिया हुआ है, उस पर डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लोकसभा में किसी को चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो कितना मान लीजिए किसी ने चुनाव लड़ लिया, तो कुल कितने वोट का उसके पास हिस्सा वोट आना चाहिए ताकि उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो उसकी ज़मानत राशि है, वो जब्त न की जाए। आपको पता है कि किसी भी चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट जब खड़े होते हैं मत, तो उसमें होता ये है कि कुछ के तो हार जीत का फैसला बहुत कम मार्जिन से होता है, लेकिन अधिकतर जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी ज़मानत राशि आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है बड़े आसानी से और फिर चुनाव आयुक्त को और इलेक्शन कमीशन को दिक्कत हो रहा है इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे ले लिया जाता है, कुछ पैसे आपसे ले लिए जाते हैं सिक्योरिटी के नाम पे कि अगर आप कम से कम इतने वोट्स नहीं पाते हैं टोटल जो भी वोट्स हैं उनके, तो आपके फिर वो ज़मानत राशि को रख लिया जाएगा। तो ये ज़मानत राशि जो है, कितने मिनिमम आपको वोट्स पड़ने चाहिए टोटल वोट्स के। तो मान लीजिए कि अगर 600 वोट किसी जगह पर पड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है और कहीं पे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 600 वोट पड़ते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मानत राशि जब्त ना हो, इलेक्शन कमीशन के पास ना जाए, तो उसके लिए आपको 1/6 जो है वो वोट पाना पड़ेगा मिनिमम। यानी कि कम से कम अगर आप 100 वोट पा जाते हैं 600 वोट्स में से, तो आप मान के चलिए कि आपका ज़मानत राशि जब्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 1/6 वोट आपको मिलना चाहिए। अच्छा, इसी में एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव खर्चा किया जा सकता है आपके उम्मीदवार द्वारा, तो उसको जो है बदलाव किया गया है उसमें। तो क्या किया गया है उसमें, थोड़ी सी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो बड़े राज्यों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दो कैटेगरी में चुनाव आयोग ने बढ़ाया था इलेक्शन के खर्चे को, लोकसभा में और विधानसभा में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए। तो लोकसभा में इसे बढ़ा के 95 लाख कर दिया गया था बड़े राज्यों में, जैसे आपका यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, इस तरह के जो बड़े राज्य हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 95 लाख रुपया एक्सपेंडिचर लिमिट रखी गई कि 95 लाख रुपए से ऊपर आप खर्च नहीं करेंगे। और जहाँ पे बात है विधानसभा की, तो 40 लाख रुपए का लिमिट रख दिया गया था कि अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 40 लाख रुपया अधिक से अधिक खर्चा करने का परमिशन दिया जाएगा। तो ये था साथ में इसके कुछ बात। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें सीट्स निर्धारित की जाती हैं, एलोकेट्स की जाती हैं राज्यों के हिसाब से, तो आप देखते हैं ना कि यूपी में 80 सीट्स हैं और में कहीं और सीट है, कुछ है, किसी में 1 सीट है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो ये किस बेसिस पे निर्धारित की जाती है? इसका जो पॉपुलेशन का बेसिस होता है वो कौन से ईयर के पॉपुलेशन को ध्यान में रख के किसी भी राज्य को लोकसभा की सीट्स दी जाती हैं। तो इसका आंसर है आपका 1971 है। ठीक है, क्वेश्चन में ही इसमें मेंशन है, लेकिन कभी कभी ईयर भी पूछ देता है। तो 1971 की जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, उस समय जो भी हर राज्यों की एक जनसंख्या बनी थी, पॉपुलेशन बनी थी, तो उसी को ध्यान में रख के सभी को लोकसभा की सीट्स दे दी जाती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये 1971 की जनसंख्या को आप कब तक मानेंगे, जनगणना को आप कब तक मानेंगे? 1971 में जो पॉपुलेशन थी, जो सेंसस था, उसको किस साल तक आप मानेंगे कि तब तक भाई इसी तरह से व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, उसी साल के पॉपुलेशन के आधार पर सभी को लोकसभा की सीट्स बांटनी चाहिए? तो इसका आंसर है 2026। देखिए, हुआ क्या था कि सन 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और इस अमेंडमेंट के तहत बोला गया था कि 2026 तक, अभी जो ये 1971 के सेंसस के हिसाब से, 1971 की जनगणना के हिसाब से जो आप लोग लोकसभा की सीट्स को हर जगह बांटे हुए हैं, बिहार में 40 सीट दे रहे हैं, यूपी में 80 सीट दे रहे हैं, तो इनको आप उसी तरीके से रखे रहिए। अच्छा, तो ये आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ध्यान रखना है इस 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, संविधान संशोधन से आपका यहाँ पर
जनसंख्या जो है वो 2026 तक बढ़ा दिया गया था। 1971 की जो जनसंख्या के आधार पे जो वे लोकसभा की सीट्स दी जाती हैं वो 2026 तक बढ़ा दी गई थी। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था? तो इसका आंसर है 84। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। और कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आपका आर्टिकल 79 है, ये पार्लियामेंट की बात करता है, संसद की बात करता है। तो ये सिंपल सा बोलता है कि ये आपका संसद है, इसमें एक लोकसभा होगा, इसमें एक राज्यसभा होगा और इसमें एक हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ये तीन चीज़ बताता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तो 79 के बाद आपके पास दो आर्टिकल और हैं, एक आर्टिकल 80 और एक हो गया आर्टिकल 81। तो आर्टिकल 80 किसके बारे में? आर्टिकल 80 आपके राज्यसभा के बारे में है। अब ये बताता है कि राज्यसभा के अंदर कितने सांसद आपके पास होने चाहिए। तो 238 जो सांसद है, 238 है, ये आपके पूरे राज्यों से और केंद्र प्रशासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी से मिला के होने चाहिए राज्यसभा के सांसद। और राज्यसभा के सांसद का 6 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, और लोकसभा के 5 साल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्यसभा में 238 जो है, 238 जो राज्यसभा के सांसद आएंगे वो आएंगे आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 जो आपके आएंगे वो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करेंगे, नामांकित करेंगे। उसकी 4 बेसिस होती है, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंस, ठीक है, इन सब के बेसिस पर आप उनको उठाएंगे। यहाँ पर हो गया आपका 12 जो सांसद होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, लोकसभा की जब बात है तो लोकसभा में ये बोला गया कि 550 टोटल सीट्स हो सकती हैं, जिसमें 530 जो है वो राज्यों से आएंगे और 20 जो है वो केंद्र प्रशासित राज्यों से आएंगे। तो 550 ये हो गए, और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है, अब उनको रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है लोकसभा के अंदर। हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल से हुआ है। ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से हुआ है। फिर 25 जनवरी 2020 से डिसकंटिन्यू हो गया है। उनकी लिमिट थी कि 25 जनवरी 2020 के बाद एक संविधान संशोधन करके बढ़ाना था, बट वो बढ़ा नहीं पाए, और तब से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है लोकसभा में भी, और साथ ही साथ आपके राज्यों के विधानसभा में भी। ठीक है, तो ये आपकी टोटल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट लोकसभा हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में थी वो स्वतंत्र पार्टी थी। तो इसका आंसर होगा गलत, स्वतंत्र पार्टी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ये थी अपोजिशन में। सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस के बाद में, वो आपकी CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पहला लिखा भी हुआ है CPI है। उसके बाद है कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था सन 1969 में। 1969 में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता दिया गया था। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को थोड़ा सा हम समझेंगे इस क्वेश्चन से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको 1969 में ऑफिशियल तौर पे, आधिकारिक तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनको कानून बना के, स्टैट्यूटरी मतलब कि जो कानून बना के मान्यता दिया गया था, वो 1977 में दिया गया था। ठीक है, तो 1977 में हुआ क्या था कि एक कानून लाया गया था संसद में, उसका नाम था सैलरीज। जो उनकी सैलरी होगी, जो भत्ता होगा लीडर ऑफ अपोजिशन का पार्लियामेंट में, उसके ऊपर एक कानून लाया गया 1977 में। और उसके बाद से ये वैधानिक पोस्ट यानी कि ये स्टैट्यूटरी पोस्ट आपका हो गया 1977 से। अब एक मिसकॉन्सेप्शन है, और वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर किसी भी पार्टी का 10% सीट्स नहीं आते हैं, लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उनका 10% सीट अगर वो नहीं ला पाते हैं इलेक्शन के बाद, तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है और वो मिसकॉन्सेप्शन क्यों है, दोनों चीज़ समझेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी ऐसा पार्टी जो संख्या बल में सबसे ज़्यादा है, सब न्यूमेरिकली लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन है टू द मेन पार्टी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मेन पार्टी कोई हो गई XYZ, और इसके अपोजिट में कोई एक पार्टी आई है, अपोजिट ही मान लीजिए दूसरी पार्टी जो आई है वो ABC है, इनके बाद सबसे बड़ी पार्टी वही है जो आपका अपोजिट में बैठी हुई है। ठीक है,
तो विरोध में अगर कोई पार्टी बैठी हुई है और उस वो इन मेन पार्टी जो सरकार बनाई हुई है उसके खिलाफ जो पार्टी बैठी हुई है संसद के अंदर, वही सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप उसी को मान्यता दे देंगे लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो उनका जो लीडर होगा संसद में, उसी को आप लीडर ऑफ अपोजिशन का मान्यता दे देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब इसमें बातें ये क्लियर लिखी हुई हैं तो इसमें 10% रूल वाला क्या हिसाब है? 10% वाला जो रूल है उसमें इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? 1950 के दशक के आसपास में ये हुआ करता था कि वहाँ पे उस समय जो लोकसभा के आपके स्पीकर हुआ करते थे, तो स्पीकर साहब ने अपना एक रूल बनाया था अनऑफिशियली कि जो 10% तक जो पार्टी ले आ देगी टोटल सीट, उसी के लीडर को हम लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया करेंगे। तो वो एक कन्वेंशन की तरह, एक धारणा की तरह, कन्वेंशन की तरह, एक बिना आधिकारिक नियम की तरह वो चीज़ चला आ रहा था। तो वो बेसिस था 10% रूल का। बट ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है इनके लिए जो 1977 में बना था, उसमें ऐसा कोई कानून में ये बात नहीं लिखा गया कि 10% अगर वो नहीं पाएंगे टोटल सीट्स का, तो यानी कि 550 आपकी लोकसभा में सीट है, तो अगर कोई पार्टी 55 से कम लाती है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ था कि उनके 55 से कम थे, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए हकदार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा मेट? अच्छा, अपने संविधान में कौन सा ऐसा प्रावधान है, कौन सा ऐसे आर्टिकल है जिसमें हम शेड्यूल कास्ट को उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं लोकसभा के अंदर? ये चारों ही आर्टिकल्स हमें एक बार देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में घूम फिर के ये चारों आर्टिकल हमेशा आते रहते हैं। देखिए, आर्टिकल 330 बोलता है कि लोकसभा के अंदर जो हम शेड्यूल कास्ट के लिए जो हम सीट्स रिजर्व करके रखे हैं उन लोगों के लिए, तो वो आर्टिकल 330 उनको डील करता है। और जब हम बोलेंगे कि विधानसभा के अंदर कितनी सीट्स होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, तो वो आर्टिकल 332 डील करता है। तो 330 में आप 2 बढ़ा देंगे तो वो विधानसभा के लिए मिल जाएगा। अच्छा, सबसे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड है लोकसभा में? तो उसका आंसर है आपका यूपी। यूपी में टोटल जो 80 सीट्स हैं, तो उसमें जनरल सीट्स 63 हैं और बाकी की जो 17 सीट हैं वो आपका शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के लोगों के लिए है। तो 80 सीट पूरा हो जाता है। एसटी वालों के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है, 0 है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देता है यूपी के एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए, बोल रहा है कि आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। आर्टिकल 331 ठीक उसी तरीके से चलेगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो आपने लोकसभा में सीट्स रिजर्व करके रखा हुआ था वो आर्टिकल 331 है, और 333 जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए जो सीट रिजर्व करके रखा हुआ है आपने विधानसभा में, उनके लिए आर्टिकल 333 डील करता है। अब हुआ ये, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसने इनके जो 25 जनवरी 2020 जो डेट था उसको एक्सटेंड ही नहीं किया। जब ये एक्सटेंड नहीं हुआ रिजर्वेशन, तो बस इसी डेट तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ को प्रतिनिधित्व मिलता था अपने देश में, चाहे वो बात विधानसभा की हो चाहे वो बात लोकसभा की हो। अंडरस्टूड? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है और ध्यान से देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही और शी थिंक्स फिट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का जो सेशन है वो आपका किसी भी जगह बुला सकते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उचित है बुलाना। तो क्या ये स्टेटमेंट ये सही है? ये बिल्कुल सही लाइन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा आर्टिकल डील करता है? यहाँ मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 का पहला ही जो क्लॉज है उसमें ये बात मेंशन है कि राष्ट्रपति जो है संसद की कार्रवाई के लिए संसद के सेशन को बुला सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको लगता है कि बुला लेना चाहिए। तो ऐसा इसलिए किया गया होगा कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है कि जहाँ पे वो संसद के अपने प्रॉपर जगह पे नहीं बुला पाते हैं संसद को चलाने के लिए, तो संसद तो चलनी चाहिए, क्योंकि फिर कानून कैसे बनेगा। और इसमें भी नियम ये भी दिया हुआ है कि 2 संसद के जो आपके बैठक होगी उन बैठकों के बीच में 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए 6 महीने का गैप पूरा हो रहा है, संसद लास्ट टाइम बैठी थी 31 जनवरी 2023 को, तो 6 महीना बढ़ाने का मतलब है कि 31 जुलाई से तो अब आपको बुलाना पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते आप कि अभी बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हो गया है कि दिल्ली में अगल बगल आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो संसद अब हम लोग अक्टूबर में चलाते हैं, अगस्त सितंबर बारिश में जाएगा। तो ये सब तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आप उल्लंघन कर रहे हैं उनके प्रावधानों का।
तो इसीलिए राष्ट्रपति को ये पावर दे दिया गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उस जगह के अलावा भी कोई ऐसा प्रॉपर जगह है जहाँ पे संसद की कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप उस जगह बुलाइए, वहाँ पे संसद की कार्रवाई करवाइए, बट संसद चलाइए। क्योंकि फिर बहुत सारे ऑर्डिनेंस है या कोई ज़रूरी काम है और उस पर कानून बनाना है, तो ऑर्डिनेंस से कब तक आप काम चलाएंगे? ठीक है, इसीलिए ऐसा बनाया गया होगा। अगला है, बस देखिए अगला लाइन वही है कि देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए आवश्यक जो न्यूनतम दिन है उसकी कोई संख्या नहीं है। मतलब कोई फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से कि कम से कम अपना संसद कितने दिन उसकी बैठक होगी। अब अगर मान लीजिए ऐसा होता तो ये हो जाता कि 200 दिन तो कम से कम आपको बैठना है। तो 200 दिन तो आपको नहीं ना बैठना है। अगर मान लीजिए 200 दिन बोल देता संसद कि आपको बैठना है और 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, तो यानी 180 दिन आपका संसद चला नहीं और 200 दिन मिनिमम बोल दिया संसद ने, संविधान ने, तो ऐसे तो 380 दिन हो गया। तो एक साल तो ऐसे पार हो गया। एक साल में फिर आपकी बैठक हो ही नहीं पाई पूरी। तो 2 लाइन एक साथ तो आप लिख नहीं सकते हैं। या तो आप मिनिमम बता दीजिए कि कम से कम इतने दिन बैठो और कहानी ख़त्म। अब वो संसद के ऊपर है कि वो कब कब बैठेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे संविधान ने बोला कि अधिक से अधिक 6 महीना नहीं बीतना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी आप कितने दिन बैठते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है कि संसद को कितने दिन मिलना चाहिए, बस अधिक से अधिक 6 महीने से ऊपर का गैप मत करना, ये बोला गया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपके लिए तो पाँच क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन से मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, इसमें से आप मान के चलिए कि 12 से 15 या हो सकता है 18 क्वेश्चन तक इसमें से ही बन जाएंगे। 10 से तो ऊपर ही क्वेश्चन बन जाएंगे, ये बात की गारंटी है। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। ये आपके यूपीपीएससी, कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं इसमें और कुछ बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, और ये हमेशा आते रहते हैं घूम फिर के, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेंगे। चाहे वो आपका मैच द कॉलम होगा, चाहे वो आपका एजर्शन रीजन का लाइन होगा, या मल्टीपल स्टेटमेंट में कहीं एक लाइन लिखी हुई मिल जाएगी आपको। तो ये अपना आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।